हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर माध्यक का क्वेश्चन दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर हमें कुछ संख्या दिया हुआ है और यहाँ पर हमें माध्यक निकालना है। देखिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर करना पड़ेगा कि जो भी हमें संख्या दिया हुआ रहेगा ना, इसको हम लोग या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या फिर घटते क्रम में लिखेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि या तो हम लोग यहाँ पर आरोही क्रम में लिखेंगे या फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलिए सर हम लोग अपना फंडा लगाते हैं और इसको हम लोग लिख लेते हैं बढ़ते क्रम में। क्या लिखते हैं? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 07 यानी 7 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, को बढ़ते क्रम में लिखने पर, को बढ़ते क्रम में लिखने पर चलिए पहले हम लोग इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, कोई भी जो बच्चा होता है वो कैसे बढ़ता है। जो बच्चा होता है सबसे पहले हमारा एकदम छोटा जैसा पुचकू जैसा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। मतलब बढ़ते क्रम माने क्या हो गया, पहले छोटा रहेगा फिर वो धीरे 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 बढ़ेगा, इसी को बोलेंगे बढ़ते क्रम। तो देखिए यहाँ पर मतलब सबसे पहले छोटा को लिखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो छोटा है, यहाँ पर छोटा कौन है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते 7 जो है सबसे छोटा, 7 को लिखेंगे पहले। फिर यहाँ पर कौन है, 8 है तो 8 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर 12 है तो 12 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, 15 तो 15 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर है 18 तो 18 को लिख देंगे। इस प्रकार से आप लोगों को करना है। अब यहाँ पर के ठो है, गिन लीजिए। देखिए के ठो है, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो। तो n बराबर हो गया 5। n बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 को हम लोग बोलते हैं विषम। 5 को क्या बोलते हैं, विषम। ये एक विषम संख्या है। और देखिए सम होने से अलग सूत्र होगा और विषम होने से अलग सूत्र होगा। तो यहाँ पर विषम हो गया, इसलिए माध्यिका का जो सूत्र हो जाएगा ना, माध्यिका को हम लोग माध्यक भी बोलते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n + 1/2 पद, ये हो जाएगा इसका सूत्र। ठीक है। अब n का मान कितना है, 5 है, तो 5 जोड़ 1/2 पद, ये हो गया। अब 5 और 1 जोड़ने से कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। तो 6/2 पद, 6/2 पद हो गया। अब काट देंगे इसको, देख लीजिए 2 के 2, 2 3 6, यानी कि 3वां पद हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3वां पद हो गया। अब 3वां पद बोले तो 3 नंबर में कौन वाला पद है, तो 1 2 3, 3 नंबर में ये हुआ। मतलब ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, मतलब 3 नंबर में ये 12 है। यहाँ पर 12 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 12 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मान के चलिए अगर सम होता ना, अगर सम होता तो इसका सूत्र अलग होगा। सम होने से सूत्र अलग हो जाएगा। इसको सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर सम होने से क्या सूत्र होगा मैं आप लोगों को समझा देता हूं, बता देता हूं। तो चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए अगर मान के चलिए कि n बराबर अगर हमारा आ जाता है सम, n बराबर क्या जाता है, सम आ जाता है, तो माध्यक का यहाँ पर जो सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n/2 पद, n/2 पद प्लस क्या हो जाएगा, n/2 + 1वां पद। ठीक है, ये हो जाएगा बटा नीचे क्या हो जाएगा, बटा हमारा होगा 2। तो सम होने से ये वाला सूत्र का आप लोग यूज करेंगे, लेकिन सम हो चाहे विषम हो। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में आप लोगों को सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं क्या है कि प्रमाप विचलन किसे कहते हैं। तो प्रमाप विचलन के विचार का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने 1893 में किया था। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का मतलब ये जो अक्षर में कहा जाए तो इसका जो विचार है, इसका जो प्रतिपादन किया था कार्ल पियर्सन ने किया था। कब, 1893 को। किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उस श्रेणी का प्रमाप विचलन कहलाता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रमाप विचलन का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि कीमत सूचांक को परिभाषित कीजिए। कीमत सूचांक माने होता क्या है, तो सूचांक से हमारा तात्पर्य उन अंकों से है जिनकी सहायता से दो भिन्न भिन्न समयों पर मुद्रा के सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है तथा मूल्य में हुए परिवर्तनों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये हो जाएगा हमारा कीमत सूचांक का डेफिनेशन। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। कीमत सूचांक को क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया हुआ देख लीजिए कि न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित कीजिए। किसके अनुसार, तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार हमें यहाँ पर डेफिनेशन देना है निर्धनता रेखा, भारत में जो निर्धनता रेखा है इसका।
इसका उत्तर हो जाएगा गरीब लोगों की पहचान के लिए भारत में न्यूनतम कैलोरी उपभोग मापदंड को अपनाया गया है। इस संदर्भ में योजना आयोग द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यक आहार की न्यूनतम मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। तो ये हो जाएगा इसका प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कोई एक कारण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कि महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। जाहिर सी बात है कि हमारे समाज में स्त्रियों को मतलब उनका हक नहीं दिया जाता है, दहेज प्रथा के नाम पर, कन्या भ्रूण हत्या के नाम पर, और बहुत मतलब तरह तरह के मतलब उनसे क्या होता है, मतलब महिलाओं को यहाँ से प्रताड़ित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर दूर हो जाएगा। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएं देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएंगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कुटुंबश्री क्या है। तो देख लीजिए कुटुंबश्री क्या है। अब ये जो घर में आप लोगों का कुटुंब आता है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, मतलब यार कुटुंबश्री के बारे में आप लोगों को बताना है कि कुटुंबश्री यहाँ पर क्या है। तो कुटुंबश्री केरल सरकार की ओर से शुरू की गई एक पहल है। ये संस्था गरीबों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। ठीक है, मतलब ये जो कुटुंबश्री है ये एक प्रकार का संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है, गरीब महिलाओं, ठीक है, गरीबों और महिलाओं का जो सशक्तिकरण है इसके लिए काम करता है। इसका जो गठन है 1997 में किया गया था। इस संस्था में केवल महिलाएं ही काम करती है, इसमें मतलब महिलाएं हैं। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार और श्री का अर्थ होता है महिला। इन दो शब्दों को जोड़कर इस संस्था का नाम रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुटुंब का माने क्या हो गया, कुटुंब में हो गया परिवार और श्री का अर्थ हो गया महिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में किन क्षेत्रों में सुधार किए गए। तो चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में यानी कि कृषि, विदेशी व्यापार तथा निवेश क्षेत्रों में सुधार किए गए। ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 8 में यहाँ पर हमें निकालना है माध्यिका। क्या निकालना, माध्यिका निकालना है। यहाँ पर हमें एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, इधर हमारा एक बना हुआ है। ठीक है, तो एक साइड यहाँ पर एक्स जो होगा इसको हम लोग एक जगह पे लिखेंगे, एफ वाला को एक जगह पे लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक एक करके हर एक चीज को लिख दिया है। एक्स वाला को भी लिखा है और एफ वाला को भी लिखा है। ये हो गया एक्स वाला घर टू, ये हो गया एफ वाला घर टू। आप लोग देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। ये जो आपका ये जो एक्स वाला है 10, 12, 14, 16, 18, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है 10, 12, 14, 16, 18। और जो आपका एफ वाला है जो कि 4, 5, 6, 3, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4, 5, 6, 3, 2 हमने इस प्रकार से लिख दिया एफ वाला। अब यहाँ पर आपको निकालना है सी एफ यानी कि संचयी बारंबारता सबसे पहले निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए बात बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या है 4 है, तो जो भी चीज रहेगा यहाँ पर इसको आप लोग यहाँ पर जैसा है वैसे उतार दीजिए। तो 4 उतार दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो था इसको हमने यहाँ पर उतार दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ने से कितना होगा, 9 होगा। तो 9 हमने लिखा। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 9 को और 6 को जोड़ेंगे, तो 9 6 कितना होगा, 15 होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 और 3 कितना होगा, 18 होगा। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप टोटल को ऐड करिए, मतलब पूरा को जोड़िए। 4 5 9 9 8 6 15 3 18 2 20 20 आया। आपका यहाँ पर भी 20 देखने को मिलेगा। जब आपका दोनों अगर इस प्रकार से एक ही जैसा आया तो जान जाइएगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या सही बनाया है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। फिर आगे चलिए, आगे देखिए अब आपको आगे क्या करना है देख लीजिए। यहाँ पर तो हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका के यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ बटा 2 ये पद का मान। तो सिग्मा एफ का मान यहाँ पर 20 आया था, टोटल 20 जोड़ने से आया था, तो 20 बटा 2 वही पद का मान। तो ये कट जाएगा 2 के 2 दहाई, तो 10 बार में, तो 10वें पद का मान। ये पद जो सी एफ है 15 में आता है। देखिए यहाँ पर 10वां पद आया ना, तो ये कहाँ पर आएगा, सी एफ यानी कि संचय बारंबारता में कहाँ पर आएगा, देख लीजिए संचय बारंबारता में कहाँ पर आएगा। तो संचय बारंबारता में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि मतलब देखिए 10 आया ना, तो 10 के निकट मतलब पहला बात तो 10 से यहाँ पर मैक्सिमम लेना है, 10 से मैक्सिमम लीजिए, 10 लीजिए। और इससे क्या करना है, इसके निकट। तो देखिए यहाँ पर 10 से पहला बात यहाँ पर 10 से मैक्सिमम कौन कौन है, 15 भी है, 18 भी है, 20 भी है। लेकिन यहाँ पर 10 के जो जस्ट सामने है कौन है, 15 है।
इसलिए ये हमारे यहाँ पर ये 15 का यहाँ पर ये जो CF 15 है इसी के ऊपर यहाँ पर विचार हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है कि ये पद जो CF है मतलब ये जो पद है क्या है तो CF 15 में आता है। और CF 15 में अगर हम लोग देखेंगे तो देख लीजिए यहाँ CF 15 का अगर बात किया जाए तो CF 15 ये हो गया। तो इसके सेंटर में यहाँ पर कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ, मतलब यहाँ पर माध्यिका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल प्यारा सा और सुंदर सा उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 14 इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर प्रमाप विचलन का यहाँ पर हमें गणना करना है। ऊपर वाला x और नीचे वाला f हमें दिया हुआ ही है पहले से ही। ठीक है, अब करना क्या है देखिए ध्यान से हम लोग करेंगे कैसे। तो यहाँ पर प्रमाप विचलन जो होता है ना इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, होता है सिग्मा होता है इस प्रकार से बराबर रूट अंडर यहाँ पर समेसन f इंटू डी एक्स स्क्वायर बटा सिग्मा f होता है। इसको सॉल्व करिएगा आप लोगों का यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो करना आप लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर देखिए मैंने आप लोग कंप्लीट ट्यूटोरियल यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग एकदम आसानी से समझ सकते हैं। जो x और f जो हमें दिया था ये तो 2 लाइन दिया हुआ था, इससे तो लेना देना नहीं है। अब क्या करेंगे f गुना x करेंगे, मतलब ये दोनों को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 10 चौक 40 हो गया, 12 5 60 हो गया, 14 चौक 84 हो गया, 16 3 48 हो गया और 18 दूनी 36 हो गया। इसको तो हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को क्या करना माध्य निकाल लेना माध्य। ठीक है, चलिए माध्य पहले निकाल लेते हैं। हाँ माध्य निकाल लेना है। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f। तो सिग्मा f इंटू एक्स कौन बोला, ये वाला घट होता है सिग्मा, यहाँ पर fx था तो इसको टोटल किया कितना आया 268 आएगा। तो इसको हमने क्या किया यहाँ पर लिखा। और सिग्मा f यानी ये वाला घट हमारा f वाला था तो इसका जो टोटल किया कितना है 20 आया, तो 20 को हमने यहाँ पर लिखा। जब दोनों को काट देंगे तो कितना आएगा 13.4 आएगा। बात के लिए बात समझ में आ रहा है, मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये वाला जो घर है आपका f गुना x वाला घर है। तो f गुना x में यहाँ पर देखिए टोटल कितना आया, यहाँ पर आप देख लीजिए 268। यहाँ पर सबको आप अगर जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 268 आएगा। और यहाँ पर ये देख लीजिए ये वाला हमारे f वाला घर है, ये वाला f वाला घर है। तो यहाँ पर टोटल किया था हमने कितना है 20 आया। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ये वाला जो आया ना और ये वाला जो आया मतलब यहाँ पर इसको ऊपर में लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 13.4। ये हमारा माध्य आ गया, कितना आया माध्य है 13.4। अब देखिए आपको आगे का काम है इसे करना है। तो यहाँ पर डी भी आपको लिख देना है 13.4 जो कि यहाँ पर आया है हमने लिख दिया है। इसको हम लोग dx भी बोलेंगे। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए करना कैसे है, जैसे यहाँ पर आप लोग ध्यान से देंगे यहाँ पर कितना आया 13.4 आया ना। जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्या है 10 है तो 10 लिखा, 12 है तो क्या लिखा 12 लिखा, 14 है तो क्या है 14 लिखा, 16 है तो क्या लिखा 16 लिखा, 18 है तो क्या लिखा 18 लिखा। और यहाँ पर कितना है 13.4 आया ना। तो 13.4 सबसे माइनस कर दिया, 13.4 घटा दिया हमने, यहाँ पर भी घटा दिया, यहाँ पर भी घटा दिया, यहाँ पर भी सब में 13.4 आप लोग घटा देना है। इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा, इसको सॉल्व करने से इतना आएगा, इसको सॉल्व करने से इतना, इसको सॉल्व करने से इतना। तो कुछ इस प्रकार से ये सब आ रहा है हमारा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमको करना क्या है, अब यहाँ पर करना है f गुना dx। क्या करना है f गुना dx हमें यहाँ पर करना है, f गुना dx कर देना है। तो चलिए f गुना dx करते हैं, मतलब f वाला घर को और यहाँ पर dx वाला घर को यहाँ पर क्या कर देना हमें गुना कर देना है। तो ये हुआ f वाला घर और ये हुआ हमारा dx वाला घर। तो इन दोनों को हमें क्या करना है गुना कर देना है। चलिए गुना करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है -3.4, तो माइनस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 4 4 लोग 6 आदमी 4 13 हो जाएगा, मतलब दोनों गुना करना है। उसी प्रकार से ये वाला और ये वाला को गुना कर देना है, ये वाला और ये वाला को गुना कर देना है, ये वाला और ये वाला को गुना कर देना है, ये वाला ठीक है और ये वाला गुना कर देने से यहाँ पर 9.2 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने ये f गुना dx कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप लोगों को करना कैसे है, करना कैसे है आप लोगों को देखिए। अब यहाँ पर ये जो चीज़ दिया गया है ना, यहाँ पर एक्चुअली हम लोग क्या निकाल रहे हैं dx गुना f dx। dx बोला जाए तो ये वाला घर टू और f dx बोला जाए तो ये वाला घर टू, मतलब इधर इधर आप दोनों को गुना करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे f dx का स्क्वायर बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला कितना है -3.4 और यहाँ पर -13.6 गुना करेंगे तो इतना आएगा। -1.4 -7 को गुना करने से इतना आएगा। उसी प्रकार से इसको गुना करने से इतना आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर नीचे तरफ हर एक चीज़ को यहाँ पर हम लोगों ने गुना कर दिया। देख लीजिए सब हमने इसको गुना किया, इसको गुना करने से ये सब आ रहा है हमारा। ठीक है, एक्चुअल में हम गुना किसको कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये वाला और ये वाला कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला कर दिए, ये वाला और ये वाला कर दिए, ये वाला और ये वाला गुना करे, ये वाला गुना किए, ये वाला गुना किए। तो इस प्रकार से आ रहा हमारा टोटल योग करेंगे, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर योग भी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, इसको हमने टोटल जोड़ दिया। अब यहाँ पर सिंपल से आपको सूत्र बैठाना है और आपको आगे का काम कर लेना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रूट अंडर सिग्मा f dx स्क्वायर बट अपॉन सिग्मा f है। आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर रूट का तो रूट हो गया। अब ये जो सिग्मा
एफ डी एक्स स्क्वायर ये कितना आया है देख लीजिए 120.8 है, तो यहाँ पर हमने 120.8 लिख दिया है। ठीक है, ये तो चीज़ आपको समझ में आ गया। अब नीचे जो हमारा सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ कितना है 20 है, तो हमने यहाँ 20 लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर इसका फाइनल आंसर। तो फटाफट आप लोग इसको क्या करिए नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी आप लोग फटाफट नोट डाउन करिए। यहाँ पर ये आया, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2.45 आएगा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट और सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक यानी कि आर के विभिन्न मानों 0, 1 तथा 1 की व्याख्या कीजिए। यानी 0 होगा, एक तो -1 हो जाएगा, एक तो -1 थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, एक तो 0, एक तो -1, एक तो 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक जगह पे क्या होगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0, -1 और 1, तो देखिए यहाँ पर आर बराबर जब +1 होता है तो इसको बोला जाएगा पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। जब आर बराबर -1 होगा तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, और जब आर बराबर 0 होगा तो सहसंबंध की अनुपस्थिति, मतलब यहाँ पर कोई सहसंबंध है ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 11 दिया हुआ है, देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कि निम्नलिखित आंकड़ा से सरल समूहित कीमत सूचांक तैयार कीजिए। हमें दिया हुआ है वस्तुएं हैं ABCD वस्तु है, आधार अवधि कीमत जो कि रुपया में है 2, 5, 4, 2 दिया हुआ है, वर्तमान अवधि कीमत जो कि 4, 6, 5, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें एक टेबल क्या करना है कि सरल सामूहिक कीमत सूचांक हमें यहाँ पर तैयार करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से करेंगे, बात बहुत सिंपल होगा। मतलब यहाँ पर करना क्या, देखिए जो चीज़ यहाँ पर दिया लिख देंगे। जैसे वस्तु ABCD है तो हमने यहाँ पर वस्तु ABCD लिख दिया। आधार अवधि कीमत जो दिया हुआ है, तो ये जो पहला वाला आधार अवधि कीमत ये वाला जो दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ पर जैसा था वैसे उतार दिया। अब यहाँ पर क्या है कि वर्तमान अवधि कीमत जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी हमने यहाँ पर उतार दिया। अब देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ पर अब करेंगे क्या, तो यहाँ पर हमें करना है जैसे ये वस्तु हो गया और ये वाला जो है ना आधार अवधि कीमत, इसको P0 मान लेंगे, और ये जो वर्तमान अवधि कीमत है ना इसको P1 मान लेंगे। अब जो भी चीज़ दिया हुआ था, जो भी संख्या वगैरह जो भी वैल्यू था, सबको हमने यहाँ पर बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको टोटल करना है, तो इसको अगर टोटल करेंगे क्या, 9, 2, 5, 7, 7, 10, 2, 9, 9, 13 हो जाएगा। इसको करने जाएंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा P0 इतना आया, सिग्मा P1 हमारा इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर आगे आपको अब कैसे क्या करना है, तो ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है किसका, तो P01 का। P01 का फार्मूला क्या होगा, सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 गुना x। तो वही चीज़ को हमने देखिए यहाँ पर सिग्मा P1 जो है ना, देख लीजिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए सिग्मा P1 कितना 18 है, तो हमने यहाँ पर 18 लिखा। सिग्मा P0 कितना 13 था, हमने 13 लिखा गुना 100। तो यहाँ पर जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला इतना आ जाएगा। इसका माने होगी कि अतः वर्तमान अवधि मूल्य निर्देशांक इतना है, अर्थात वर्तमान अवधि में आधार अवधि की तुलना में इतना मूल्य वृद्धि हुई है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही और सटीक सा उत्तर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन 12, यहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हैं क्या है कि भारत में निर्धनता निवारण के लिए सरकार के द्वारा अपनाई गई नीतियों के नाम को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निर्धनता के निवारण के लिए यहाँ पर सरकार ने कौन कौन से यहाँ पर नीति यानी कि कौन कौन से यहाँ पर कदम अपनाए हैं, देख लीजिए एक करके हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि विकास की गति को तेज किया जाए। जो विकास है जिस प्रकार से हो रहा है, इसका जो मतलब स्पीड है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, एक्सेलेरेटर थोड़ा ले ले इससे। ठीक है, इससे रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे और निर्धनता में कमी आएगी, एक बात हो गया। दूसरा है कि आय एवं धन के वितरण को समानताओं को कम किया जाए, ये हो गया। तीसरा है कि जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जाएं। इस संबंध में परिवार कल्याण कार्यक्रमों का सफल बनाने के लिए क्या है यहाँ पर कराने के लिए यहाँ पर भरपूर, ठीक है भरपूर हो जाएगा, यहाँ पर आप भरपूर लिखिएगा, भरपूर। ठीक है, भरपूर यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर भरपूर प्रयास किए जाएं। 4th नंबर में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। मतलब यहाँ पर कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा, कृषि का जो उत्पादन होगा, इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर अधिक से अधिक यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या कीमत स्थिरता के लिए उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाए, ये भी बात सही है। उत्पादन तकनीक में आवश्यक परिवर्तन किया जाए, ये भी ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और क्या कि स्वरोजगार के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो ये हो जाएगा इसका सही और सटीक उत्तर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में और देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए किसी व्यक्ति के लिए कार्य करने के दौरान प्रशिक्षण निम्न कारणों से आवश्यक है। देखिए क्या होगा इससे, मतलब वहाँ पर इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मतलब प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट होगा क्या होगा, प्रशिक्षण से श्रम नियोजन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा होगा कि नवीन तकनीक का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तीसरा कि प्रशिक्षण के उपरांत उत्पादन में वृद्धि होती है। फोर्थ कि उत्पादकों की लागतों में कमी आती है और वस्तुएं सस्ती हो जाती है।
5 पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख दिया है, फटाफट आप लोग नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन जो 14 हमें यहाँ पर दिया गया है, क्या है देख सकते हैं। विविधीकरण के स्रोत के रूप में मत्स्य पालन के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। हम देखिए क्या है कि मछली पकड़ने का समुदाय जल निकाय को माँ या प्रदाता मानता है, जाहिर सी बात है। सागर, महासागर, नदियाँ, झील, तालाब सभी जल निकाय मछुआरों के समाज के लिए जीवन स्रोत बन जाते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु प्रमुख मछली उत्पादक राज्य है। वर्तमान में अंतर्देशीय स्रोतों से मछली उत्पादन के कुल मूल्य में लगभग 64% योगदान देता है और शेष 36% समुद्री क्षेत्र यानी कि जो समुद्र महासागर है से आता है। तो ये हो जाएगा इसका हमारा सही उत्तर, इसको तो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपने क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक छात्र के द्वारा 4 विषयों में प्राप्तांक 10, 20, 15 और 5 है। माध्य प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें माध्य निकालना है। देखिए किस प्रकार से माध्य निकालेंगे। देखिए माध्य का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है हमारा सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों, ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा क्या होता है, कुल प्रेक्षणों की संख्या, बटा हो जाएगा हमारा कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए एक्चुअली में आपको करना क्या, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर जो चीज दिया है ना, सबको आप लोग क्या करिए, जोड़ करके लिख दीजिए। जैसे 10 है तो 10 लिखेंगे जोड़, फिर क्या है 20 है तो 20 लिखेंगे फिर जोड़, क्या है 15 है तो 15 लिख देंगे जोड़, फिर क्या है 5 है लिख देंगे। मतलब जो जो दिया रहेगा ना सबको हम लोग इस प्रकार से जोड़ करके लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर के ठो है तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो है तो नीचे हम लोग 4 लिख देंगे, जे ठो रहेगा हम लोग नीचे उसको लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 10 और 20 30, 30 और 15 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 बटे कितना हो गया 4 हो गया। दो का बड़ा कट जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 25 दूनी 50 यानी 25 बटा 2 है यानी इसका आधा हो जाएगा 12.5 यानी कि 12.5 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। आपने क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में इस चीज को पढ़ा होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है क्या है कि लॉरेंज वक्र क्या है। तो देखिए लॉरेंज वक्र क्या होता है। लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसमें आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। इसे संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं। इसे हम लोग संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने आय और धन के वितरण का अध्ययन करने के लिए किया था। यह हो जाएगा हमारा लॉरेंज वक्र का बिल्कुल सिंपल और सरल उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए कि आधार वर्ष को परिभाषित कीजिए। आधार वर्ष मतलब होता क्या है। देखिए आधार वर्ष से हमारा आशय उस वर्ष विशेष से होता है जिसको आधार मानकर हम आर्थिक क्रियाकलापों की तुलना करते हैं। देखिए वैसा कोई वर्ष, ठीक है, मतलब एक्चुअली बोला जाता है वैसा कोई विशेष वर्ष, मतलब कोई एक बहुत ही खास वर्ष, जिस वर्ष में हम लोग क्या करते हैं मतलब उसको आधार मानते हैं और आधार मानकर जो भी आर्थिक क्रियाकलाप जो होता है उसका हम लोग यहाँ पर तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसी को आधार वर्ष बोला जाता है। अतः आधार वर्ष का चुनाव अत्यंत सतर्कतापूर्वक करना चाहिए। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सरल और सीधा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है कि निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम का नाम लिख दिया जिसका नाम है मनरेगा। क्या, मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि हमारे 2005 में आया था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ पर देखिए इसका मतलब आप लोग और कोई सा भी और दूसरा भी उत्तर लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक तो कार्यक्रम लिखना है तो आप कोई सा भी कार्यक्रम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए कि मानव पूंजी निर्माण के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो मानव पूंजी निर्माण का जो एक स्रोत है इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा में निवेश। ठीक है, शिक्षा में निवेश, शिक्षा में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा 12 जुलाई 1982। ठीक है, नाबार्ड की जो स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या देख लीजिए कि द ग्रेट लिप फॉरवर्ड नामक अभियान किस देश में शुरू किया गया था। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आप लोगों को सेट 1 में भी बताया था। एक्चुअल में ये नहीं था बल्कि इसी तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चीन हो जाएगा। मैंने आप लोगों को सेट 1 में भी इस चीज को बता दिया था। तो चीन में 1958 ईस्वी में ये चीज शुरू हुआ था।
आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख सकते हैं कि माध्यिका के 2 गुण और 2 दोष लिखिए। 2 गुण लिखना है, 2 दोष लिखना है। देखिए सबसे पहले इसके गुण क्या क्या है, यह समझने तथा गणना करने में सरल है। इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, गणना भी इसको आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। इसे बिंदु रेखा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ये हो जाएगा इसका 2 गुण। दोष क्या क्या है देखिए, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है। जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग माध्यक, देखिए माध्यक बोलिए फिर माध्यिका बोलिए, देखिए माध्यिका को हम लोग माध्यक भी बोलते हैं। और जब भी हम लोग माध्यक निकालते हैं तो जो भी हमारे पास जो डाटा होता है, जो आंकड़ा होता है, उसको हम क्या करते हैं, तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं या फिर घटते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में लिखते हैं या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये सब जो चीज करना है, कई बार ये चीज बहुत ही मतलब कठिन हो जाता है, ये मतलब समस्या यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ये इसका एक दोष है। फिर देखिए दूसरा क्या है कि यह श्रेणी के सभी आंकड़ों पर आधारित नहीं होता है। हमारे पास कोई एक सीरीज है, कोई एक श्रेणी है, उसके हर एक डाटा के लिए ये चीज लागू नहीं होता है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। देख लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है देख लीजिए सर, पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को समझा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना करें। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को माध्य निकालना है, फिर माध्य विचलन, इसका मतलब माध्य से ही माध्य विचलन का यहाँ पर आपको गणना करना है। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया है जहाँ पर अंक दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या अंक में है 10, 20, 30, 40, 50। विद्यार्थियों की संख्या में जैसे कि 10 अंक लाने वाला 2 विद्यार्थी, 20 अंक लाने वाला 3 विद्यार्थी, 30 अंक लाने वाला 7 विद्यार्थी, 40 अंक लाने वाला 5 विद्यार्थी और 50 अंक लाने वाला 3 विद्यार्थी। तो इस प्रकार से दिया गया है। आप लोगों ने क्लास 10th में हाल फिलहाल में माध्य पढ़ा है। देखिए माध्य का आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, कि सिग्मा एफ गुना एक्स बटा सिग्मा एफ। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद आ रहा है, आपने क्लास 10th में इसी प्रकार से माध्य पढ़ा था, इसी प्रकार से माध्य पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दूसरा वाला होता है ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर एफ, यानी कि बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पहला वाला है ये हमारा हो जाएगा एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला यहाँ पर एफ हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर हर एक चीज को कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया और आप लोगों को भी ऐसे फॉर्मूला यहाँ पर पता है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। माध्य का फॉर्मूला जैसे आप लोगों को पता है क्या होता है, सिग्मा एफ गुना एक्स बटा सिग्मा एफ गुना एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है इसका फॉर्मूला। आप लोगों को भी पता होगा। देखिए सिग्मा इसको बोला जाता है, सिग्मा इसको क्या बोला जाता है, इसको सिग्मा बोला जाता है। इसका माने होता है कुल योग, यानी कि सबको जोड़ दो। चलिए यहाँ पर एक करके देख लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक करके समझा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर जैसे पहला वाली जो अंक दिया है ये हमारा एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एक्स का काम कर रहा है। यहाँ पर ये हमारा एक्स बराबर ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। तो हमने एक्स बराबर 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से लिख दिया है। ये जो दूसरा वाला है ये हमारा एफ का काम कर रहा है। एफ तो 2, 3, 7, 5, 3, तो 2, 3, 7, 5 और नीचे हमने 3 लिख दिया है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो दो, यहाँ पर जो लाइन दिया गया है, हमने 2 लाइन से यहाँ पर इतना डाटा यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा एफ हो गया, जो कि हमें टेबल में दिया गया है। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है माध्य का, क्या होता है, सिग्मा एफ गुना एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है फॉर्मूला। सिग्मा एफ गुना एक्स माने होता है कि जो एफ गुना एक्स है इसका हम लोग टोटल योग करेंगे। ठीक है, और जो सिग्मा एफ यानी एफ वाला जो घर है इसका भी हम लोग टोटल योग करेंगे। तो ये एफ वाला घर हो गया, इसका हमने टोटल योग कर लिया। देखिए 2, 3, 7, 5, 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 20। इसलिए सिग्मा एफ हमने कितना लिख दिया, 20 लिख दिया। मतलब इसको आप लोग क्या करिए, जोड़ दीजिए, जितना भी आएगा ये हो जाएगा आप लोगों का सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा एफ तो हो गया। देखिए माध्य का जो सूत्र होता है क्या होता है, सिग्मा एफ गुना एक्स होता है बटा सिग्मा एफ होता है। तो सबसे पहले हमें एफ गुना एक्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमारा एफ गुना एक्स हो गया। तो यहाँ पर 10 और 2 को गुना 10 और 2 गुना 10 गुना 20, 20 3 60। ठीक है, हमने लिख दिया। और 30 और 7 को गुना करेंगे 210 हो जाएगा। 40 और 5 को गुना करेंगे तो 200 होगा। 50 और 3 को गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो ये सिग्मा एफ अगर हम लोग निकाल लिए यहाँ पर तो 20 हो गया, और यहाँ पर ये सबको अगर जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 640। तो सिग्मा एफ गुना एक्स कितना आ गया, 640 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। देख लीजिए, तो माध्य का जो फॉर्मूला हो गया इसको बोलते हैं एक्स के मात्रा में बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ गुना एक्स कितना आया, 640 आया। 640 हमने ऊपर में लिख दिया। सिग्मा एफ कितना आया, 20 आया, तो 20 हमने नीचे लिख दिया। 640 और 20 को अगर मतलब यहाँ पर एक जोड़ कट जाएगा, और यहाँ पर 32 दूनी 64 हो जाएगा। 32 यहाँ पर इसका आ जाएगा। तो ये जो 32 आया इसको बोलेंगे विचलन, यानी कि DEV यानी कि डिवीजन इसको लिखते हैं, जो कि हमारा विचलन हो गया। यहाँ पर 32 हमारा विचलन ये हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें यहाँ पर माध्य से, माध्य तो हमने निकाल लिया, अब माध्य से हमें माध्य विचलन निकालना है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा एफ, ये मॉड हो जाएगा मॉड DX बटे सिग्मा एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिग्मा एफ तो हमारे पास है,
सिग्मा एफ तो हमारे पास है क्योंकि 20 हमारे पास सिग्मा एफ है, लेकिन हमें यहाँ पर ये मॉड डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर एफ गुना डी एक्स, इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल देंगे। मॉड है, मॉड डी एक्स निकाल देंगे। देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से आप लोगों को निकालना है, मैं आपको एक करके हर चीज बता देता हूँ। तो यहाँ पर डी ई भी जो आपका आया है कितना आया, 32 आया, यानी कि यहाँ पर माध्य जो आया है कितना आया, 32 आया है। तो देख लीजिए आप लोगों को करना किस प्रकार से और लिखना किस प्रकार से है। तो यहाँ पर डी भी आया 32 हमने लिख दिया, और डी एक्स, देखिए डी एक्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए आपको करना कैसे है, जैसे यहाँ पर 10 है तो 10 लिखिए और इस 32 को घटा दीजिए तो -22 आएगा। जैसे यहाँ पर 20 है तो इस 20 को लिखिए, यहाँ पर ये जो 32 है इसको लिख के यहाँ पर घटा दीजिए तो -12 आएगा। यहाँ पर ये जो 30 है 30 को लिखिए और इस 32 को घटा दीजिए तो -2 आएगा। यहाँ पर जो 40 है 40 को लिख दीजिए यहाँ पर, और ये जो 32 है इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर 8 आएगा। यहाँ पर ये 50 जो है 50 को लिख दीजिए और यहाँ पर ये जो 32 है इसको मतलब घटा दीजिए तो यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा dx हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें मॉड dx निकालना। देखिए इसको बोला जाता है मॉड dx, इसको क्या बोला जाता है, मॉड dx। अब देखिए मॉड का काम यही होता है कि जो माइनस वाला रहेगा उसको प्लस बना देगा। जैसे यहाँ पर -22 है तो हमारा +22 हो जाएगा, -12 है तो ये +12 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, 18 तो 18 रहेगा। मतलब ये देखिए मतलब माइनस जो रहेगा माइनस को प्लस बनाने का काम करता है और इसका कुछ भी काम नहीं है। हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, देखिए सिग्मा है एफ गुना मॉड dx है, सिग्मा एफ गुना मॉड dx। तो चलिए यहाँ पर एफ गुना मॉड dx कर लेते हैं। तो ये तो मॉड dx हो गया और ये हमारा एफ हो गया। गुना करिए तो 2 को और 22 को गुना करने से 44 हो जाएगा, 3 को और 12 को गुना करने से 36 हो जाएगा, 7 को और यहाँ पर 2 को गुना करने से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 5 को और 8 को गुना करने से 40 हो जाएगा, 3 को और 18 को गुना करने से 54 हो जाएगा। अगर सबको अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे ना, सिग्मा एफ गुना मॉड dx निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 188 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने सूत्र भी लिख दिया है और आसानी से हम लोग निकाल भी सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हमने इसका सूत्र लिख दिया है क्या, सिग्मा एफ गुना मॉड dx बटे सिग्मा एफ। तो ये आ गया हमारे कितना है, 188 आ गया। और सिग्मा एफ तो देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाइए देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं। देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इस चीज को देख लीजिए, सिग्मा एफ गुना मॉड dx कितना है, 188 आया जो कि हमने लिख दिया, और सिग्मा एफ हमारे यहाँ पर 20 है जो कि हमने लिख दिया। ये कट जाएगा, दुका पड़ा में यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 94 हो जाएगा, 10 में 1 0 तो 1 सिंगल 10 में 9.4 इसका आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़िए, आगे और थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर आगे और किस प्रकार से क्या करना है। तो यहाँ पर माध्य से माध्य विचलन गुणांक निकलना अगर हम लोग यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो आया है ना माध्य विचलन जो आया है इसको आप लोग क्या करिए ऊपर में लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आप लोग का ये जो विचलन आया है ना 32, मैंने एक्चुअल में जो माध्य आया है उससे आप लोग भागा दे दीजिए तो ये आपका आएगा 0.29 और ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। माने यहाँ पर देख लीजिए ये वाला जो आया है ना, ये वाला जो आया है मतलब यहाँ पर ये जो 9.4 है इसको ऊपर में लिखिए और जो माध्य आया है 32 इसको नीचे लिखिए, भाग दे दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। तो ये तरह हमारा और एक क्वेश्चन, और इसके बाद और एक यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। देख क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, खाली आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा माइंड लगाना है, थोड़ा फॉर्मूला याद रखना, बस कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ा से x और y के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए और उनके संबंध पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम एक टेबल है, यहाँ पर x और यहाँ पर y दिया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी n बराबर यहाँ पर 5 दिया है, टोटल कितना है 5, तो यहाँ पर n बराबर 5 तक दिया हुआ है, 3 4 6 7 और 10 यहाँ पर नीचे y वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, क्या क्या निकालना है, इस बात को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको निकालना क्या क्या और किस प्रकार से क्या निकालेंगे, मैं आपको एक करके हर एक चीज को समझा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर पहला वाला घर हमारा x हो जाएगा जो कि हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया। दूसरा वाला घर y का हो जाएगा जो हमें दिया है 3 4 6 7 और 10। फिर बाद में क्या हमें निकालना है, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर। x का स्क्वायर में यहाँ पर ये जो x इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। फिर हमें यहाँ पर y का स्क्वायर निकालना है तो ये जो y वाला इसका स्क्वायर करिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें यहाँ पर x गुना y करना, मतलब इन दोनों को गुना कर देना है। तो 1 गुना 3 करेंगे तो 3 ही होगा, फिर 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 3 चौके कितना होगा 18 होगा, 4 से कितना होगा 28 होगा और 5 दाएं कितना होगा 50 होगा। सबको जोड़ के यहाँ पर आप लोग क्या करिए सिग्मा निकाल दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने सबको जोड़ दिया, सिग्मा निकाल दिया। ये वाला घर ये पूरा लाइन को जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर आएगा 15 तो सिग्मा x हो गया। ये लाइन को पूरा जोड़ेंगे तो हमारा सिग्मा y जो 30 हो जाएगा। ये x स्क्वायर वाला तो ये सिग्मा x स्क्वायर हो जाएगा 55, ये y स्क्वायर वाला तो सिग्मा y इसका 210 हो जाएगा, ये x इंटू वाई है तो सिग्मा x इंटू वाई कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग r का मान निकाल लेते हैं और r का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से होता है जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला को समझ लीजिए और किस प्रकार से आप लोगों को वैल्यू बैठाना है, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को
बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि सिग्मा एक्स गुना वाई माइनस सिग्मा एक्स गुना सिग्मा वाई बटे एन, और यहाँ पर एक बड़का जैसा बटे है देख लीजिए, फिर यहाँ पर रूट अंडर है सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बटा एन, फिर यहाँ पर गुना है, फिर रूट अंडर सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बटा एन। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, ये सब वैल्यू आपको पुट करना है और यहाँ पर आर का मान निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है जैसे कि सिग्मा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है और एक लिखा हुआ है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो ये दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर देखिए, जब सिग्मा एक्स का इस प्रकार से स्क्वायर रहेगा तो इसका बात हो रहा है, ठीक है, और जब हमारे सिग्मा एक्स का इस प्रकार से होल स्क्वायर दिया रहेगा तो सिग्मा एक्स का मान यहाँ पर क्या है 15 है, तो यहाँ पर ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये जो दिया रहेगा इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 55 हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या है कि सिग्मा देख लीजिए, यहाँ पर क्या है सिग्मा एक तो वाई का स्क्वायर है, तो इसका मान हो जाएगा 210, इसका मान क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। और अगर आपका लिखा हुआ रहे इस प्रकार से सिग्मा वाई का इस प्रकार से अगर होल स्क्वायर लिखा रहे तो इसका मतलब हो जाएगा जैसे यहाँ पर सिग्मा वाई का वैल्यू कितना 30 है, तो यहाँ पर 30 का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो ये अंतर है, इसको आपको समझना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू बैठाते हैं और एक एक करके हर एक चीज को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू बैठाएंगे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। जैसे यहाँ पर क्या सिग्मा एक्स गुना वाई है, तो सिग्मा एक्स गुना वाई है हमारे पास 107, तो यहाँ पर हमने 107 बैठा दिया। फिर सिग्मा एक्स गुना सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स है 15, तो हमने यहाँ पर 15 बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा वाई है हमारे पास 30 है, तो हमने यहाँ पर 30 बैठा दिया। और यहाँ पर देखिए नीचे एन है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है, यानी यहाँ पर एन का जो मान है कितना है 5 है, तो यहाँ पर हमने एन की जगह पे 5 बैठा दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए रूट अंडर है, तो हमने रूट अंडर दे दिया। फिर यहाँ पर है कि सिग्मा एक्स का स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर यहाँ पर 55 है, तो हमने यहाँ पर 55 लिख दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो गया। फिर नीचे एन है, तो एन का मान यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रूट अंडर है, रूट अंडर हमने दे दिया। अब सिग्मा वाई का स्क्वायर, तो सिग्मा वाई का स्क्वायर है 210, तो यहाँ पर हमने 210 बैठा दिया। फिर यहाँ पर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा वाई यहाँ पर है 30, तो 30 का हमने होल स्क्वायर लिखा। फिर एन है, तो एन का मतलब यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़िए, अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा काम बन जाएगा। देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है, जैसे सिंपल से हम लोग सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कितना 107 है, 107 हमने रहने दिया। अब देखिए 15 के 45 और एक 0 इनकी 450 हो जाएगा, नीचे हमारा 5 हो गया। 55 का 55 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, नीचे हो जाएगा हमारा 5 गुना 210 का 210 माइनस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, और ये जो नीचे 5 है हमने 5 लिख दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे हमें क्या दिया गया देख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर हमें और दिया गया, जैसे यहाँ पर 107 है, इसको काट सकते हैं, 5 5 नहीं 45 90 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी काट सकते हैं, 45 बार में कट जाएगा। इसको भी काट सकते हैं, 18 55 में 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 107 और यहाँ पर एक 0 था, ये ऊपर चल जाएगा, तो 107 का 107 ये 90 हो गया, तो 90 आ गया। ये रूट के अंदर ही रहेगा, 55 माइनस 45, तो 55 में 45 लिख दिया। रूट के अंदर 210 माइनस 180 हमने लिख दिया। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, सिंपल से सॉल्व करना है, जैसे आप लोग जैसे छोटा बच्चा जिससे बनाता है वैसे आप लोगों को बना देना है। 107 में अगर 90 जाएगा तो यहाँ पर 17 बचेगा, 55 में 45 जाएगा तो 10 बचेगा, 210 में 180 जाएगा तो 30 बचेगा, तो 17 का 17, रूट अंडर 10 का वर्गमूल 3.14, रूट अंडर 30 का वर्गमूल 5.47 आप लोग निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे यहाँ पर क्या दिया गया है। तो आगे यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 17 का 17 रहेगा, इसको गुना करना तो ये इतना आ जाएगा, इसको भगा देंगे तो 0.98 आएगा। और यह क्या होगा, उच्च सहसंबंध है। क्यों है देख लीजिए, यहाँ पर उच्च सहसंबंध इसीलिए है क्योंकि ये जो है +-1 से +-0.75 के बीच पाया गया, इसलिए क्या है, यह एक उच्च सहसंबंध है। इसको आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि सूचांक के कोई 3 लाभ बताइए। देखिए सूचांक को हम लोग निर्देशांक भी कहते हैं, ठीक है, इसको निर्देशांक भी बोला जाता है और इसको इंग्लिश से इंडेक्स नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडेक्स नंबर बोला जाता है। ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इसका जो लाभ है क्या क्या है, तो इसका जो पहला लाभ है क्या है कि मुद्रा के मूल्य की माप, मतलब इसकी सहायता से मुद्रा का जो मूल्य का जो माप होता है, मतलब मुद्रा का कितना मूल्य है इसका माप किया जाता है, ठीक है। फिर इसकी सहायता से आर्थिक स्थिति की तुलना की रहन सहन किस प्रकार से, किसी भी वर्ग का, किसी भी गांव की, मतलब किसी भी लोगों का जो रहन सहन किस प्रकार से, इसका भी माप किया जाता है। मजदूरी निर्धारण में उपयोगिता, मजदूरी निर्धारण करने के लिए भी सूचांक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट में लिखा कि मुद्रा के मूल्य की माप, तो सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए सूचांकों का प्रयोग किया जाता है, ये मतलब पॉइंट हो गया। फिर आगे की आर्थिक स्थिति की तुलना,
रहन सहन संबंधित सूचांकों की तुलना करके समाज के किसी वर्ग के रहन सहन में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर तीसरा नंबर में कि मजदूरी निर्धारण में उपयोगिता, यानी सूचांक वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन का सूचक होता है, अतः मजदूरी व वेतन के निर्धारण में इनसे बहुत अधिक सहायता मिलती है। तो ये सब हो जाएगा सूचांक के लाभ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्या है कि निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हमारे पास जो निरपेक्ष जो निर्धनता है, जो सापेक्ष निर्धनता है, इन दोनों में क्या अंतर है देख लीजिए एक एक करके यहाँ पर। ठीक है, मैंने लिख दिया है हर एक चीज को। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर। देखिए यहाँ पर एक एक करके मैंने पॉइंट बना बनाकर लिख दिया है। पहला पॉइंट क्या है कि सापेक्ष निर्धनता। तो सापेक्ष निर्धनता से आशय विभिन्न वर्गों, ठीक है, कोई सा भी वर्ग हो सकता है, प्रदेशों, कोई सा भी देश, कोई सा भी यहाँ पर प्रदेश हो सकता है, या दूसरे देशों की तुलना में पाए जाने वाली निर्धनता से है। देखिए यहाँ पर जो सापेक्ष निर्धनता है ना, इसका जो हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे किसी वर्ग में करेंगे, किसी प्रदेश में करेंगे, या फिर किसी देश में यहाँ पर हम लोग इसका कंपेयर करेंगे। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर निम्न होता है, मान के चलो कोई देश हो या फिर कोई वर्ग हो, अगर उसका जीवन निर्वाह जो स्तर है अगर वो निम्न है तो ये सापेक्ष रूप से निर्धन होते हैं। उदाहरण देख लीजिए कि माना अमेरिका के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय मान के चले $34,870 और भारत के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $330 है, तो भारत सापेक्षिक रूप से निर्धन है, क्योंकि यहाँ पर दो देशों के बीच तुलना किया जा रहा है, अमेरिका और भारत के बीच। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका का जो यहाँ पर मतलब प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आय है वो अधिक है, भारत का जो है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वो कम है, निम्न है। ठीक है, एक्चुअली कहा जाए इसका जो जीवन निर्वाह स्तर जो है निम्न है, इसलिए भारत जो है क्या सापेक्षिक रूप से निर्धन है। तो ये हो जाएगा सापेक्षिक निर्धन। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि निरपेक्ष निर्धनता। देखिए क्या है कि निरपेक्ष निर्धनता से आशय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से, इसमें निर्धनता का माप होता है वो भी मतलब यहाँ पर जो आर्थिक अवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा की अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए निर्धनता रेखा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अक्षर में जो निर्धनता रेखा होती है, निर्धनता रेखा वह है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता में अंतर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 की कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए कृषि विपणन माने क्या होता है। तो कृषि विपणन एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि उत्पादों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, बैंकिंग, वर्गीकरण और वितरण शामिल है। देखिए एक्चुअल में जो कृषि विपणन जो है ये एक मतलब प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें मान के चलिए देश के भीतर जितना भी मतलब कृषि से रिलेटेड जो भी चीज मतलब यहाँ पर उत्पादित होती है उसका संग्रहण किस प्रकार से किया जाएगा, भंडारण कैसे होगा, प्रसंस्करण कैसे होगा, परिवहन कैसे होगा, बैंकिंग कैसे होगा, वर्गीकरण कैसे होगा, वितरण कैसे होगा, ये सब चीज शामिल होता है। भारतीय कृषि बाजार असक्षम और कुछ हद तक क्या है आदिमकाल के हैं। ठीक है, न्यूनतम समर्थन कीमत गेहूं और चावल के पक्षों में पक्षपाती है। व्यवसायीकृत भारतीय कृषि ने संसाधन पूर्ण क्षेत्रों को अधिक लाभान्वित किया। पिछड़े क्षेत्रों में विपणन संरचनाएं काफी हद तक व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करते। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने लिख दिया है कि किसानों को साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है। साख माने होता है लोन, लोन माने होता है कर्जा, कर्जा माने होता है ऋण, यानी किसानों को लोन की जो आवश्यकता होती है क्यों होती है। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि किसानों को बीज, खाद इत्यादि खरीदने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, इसी के चलते उनको मतलब यहाँ पर ऋण, पैसा की जरूरत पड़ेगा, पैसा उनके पास तो होता नहीं है तो कर्जा ले लेता है। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पर आगे जो है क्या है कि किसानों को कृषि के महंगे औजार, पशु खरीदने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है, ये हो जाएगा। किसानों को कुआं, तालाब, बांध, मकान, भूमि की घेराबंदी इत्यादि करने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब इसका उत्तर हो जाएगा। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लीजिए। क्या है कि एक कारखाने में औसत मजदूरी का पता लगाने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होगा। तो इसके लिए माध्य सबसे बेस्ट होगा, माध्य इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए कि माध्य विचलन का एक दोष लिखिए। तो माध्य विचलन का क्या दोष है देख लीजिए। तो माध्य विचलन में सभी पदों को धनात्मक
मान लेते हैं। इसे निकालने में बीजगणित चिन्ह यानी कि प्लस और माइनस को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लेस्पेयर कीमत सूचांक का सूत्र लिखिए। यानी यहाँ पर हमें लेस्पेयर कीमत सूचांक का फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 गुना 100। देखिए इसको बोला जाता है सिग्मा, इसको आप लोग क्या पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा सिग्मा। सिग्मा माने होता है कुल योग, सिग्मा माने क्या होता है, कुल योग। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या है कि प्रोफेसर लेस्पेयर ने आधार वर्ष की मात्रा, जिसको Q0 यहाँ पर माना गया है, को दोनों वर्षों के लिए भार यानी कि वेट माना है। जो सूत्र है क्या है, P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 गुना 100। यहाँ पर ये जो P1 है इसका माने हो जाएगा चालू वर्ष का मूल्य। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये जो P0 है इसका मतलब हो जाएगा आधार वर्ष का मूल्य। और यहाँ पर ये जो Q0 है इसका माने हो जाएगा आधार वर्ष की मात्रा। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही और सटीक सा उत्तर। आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि चिरकालिक निर्धन किसे कहा जाता है। देखिए निर्धन माने होता है गरीब, यानी कि चिरकालिक गरीब हम लोग किसको बोलेंगे। तो देखिए इसका उत्तर कि ऐसा निर्धन जो बहुत समय से निर्धन है उसे चिरकालिक निर्धन या फिर चिरकालिक गरीब हम लोग कहेंगे। मतलब बात समझ में आया, जो बहुत समय से क्या है, गरीब है, उसी को हम लोग चिरकालिक गरीब या फिर चिरकालिक निर्धन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है कि मानव पूंजी क्या है। तो देखिए मानव पूंजी किसको बोलेंगे, तो देश के व्यक्तियों में निहित कौशल एवं उत्पादकीय ज्ञान के स्टॉक को मानव पूंजी कहते हैं। देखिए कोई सा भी जैसे कि मनुष्य है, कोई भी जैसे कि कोई मनुष्य है, अब देखिए इसके दिमाग में मतलब जैसे कि बहुत सारा मतलब होता है ना, मतलब जैसे कि बहुत सारा टेक्निक होता है कोई भी चीज उत्पादन करने का, या फिर उनके मन में या फिर उनके माइंड में जो आइडिया होता है ना, उसी को यहाँ पर मानव पूंजी बोला जाएगा। तो ये हो गया हमारा मानव पूंजी का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है कि ग्रामीण साख के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ग्रामीण साख। देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर साख है ना, देखिए साख माने होता है कर्जा, साख माने होता है कर्जा यानी कि लोन जिसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर जो यहाँ पर होगा ना, जैसे कि ग्रामीण साख का बोला जा रहा है, तो ग्रामीण में कर्जा लेने का जो 2 स्रोत है क्या क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारा होगा लेकिन यहाँ पर 2 लिखने के लिए बोला गया था, आप लोग 2 कोई सा भी यहाँ पर लिख दीजिए। तो हमारे पास जो पहला जो है क्या है कि सहकारी समितियां एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भूमि विकास बैंक हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या उद्देश्य था। देखिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड को हम लोग हिंदी से महान प्रगति उछाल भी बोलते हैं। तो देखिए इसका जो उद्देश्य था क्या था, तो देखिए महान प्रगति उछाल यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में GLF बोलेंगे। ठीक है, 1958 ईस्वी में चीन में आरंभ किया गया। इसका जो स्टार्टिंग हुआ था 1958 में चीन में इसका स्टार्टिंग हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। मतलब देश का औद्योगिकरण करने के लिए ये जो हमारा GLF है इसको बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था। तो हमारे GLF का जो उद्देश्य हो गया क्या हो गया कि बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना इसका मेन मकसद, मेन उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं सेक्शन बी की ओर, देख लेते हैं सेक्शन बी हमारे पास क्या है। देखिए यहाँ पर सेक्शन बी जो हमें दिया गया है, यहाँ पर भी टोटल मिलाकर 7 क्वेश्चन है और 7 में से मात्र में 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा क्योंकि परीक्षा में कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग हर एक चीज यहाँ पर कर लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम बिंदास तरीके से करिए। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं क्या है कि समांतर माध्य के गुण और दोषों को लिखिए। गुण भी लिखना है, दोष भी लिखना है। तो समांतर माध्य के गुण देख लीजिए, यहाँ पर गुण क्या है, तो इसका गुण पहला गुण हो गया कि समझने एवं गणना करने में सरल होता है। इसको समझने में और गणना करने में कोई भी चीज कैलकुलेट अगर करेंगे तो बहुत ही ईजी होता है। तुलना के लिए यह एक अच्छा आधार है, किसी भी मतलब 2 चीज में अगर कंपेयर करना है, 3 चीज में कंपेयर करना है तो ये सबसे बेस्ट है, यानी कि यहाँ पर तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट है। इसका दोष देख लीजिए क्या क्या है, यह कभी कभी भ्रामक और असंगत परिणाम देता है, कभी कभी मतलब उटपटा सा रिजल्ट दे देता है। ठीक है,
आगे क्या है कि समांतर माध्य में सीमांत मूल्य का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ये बात हो जाएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 हमें दिया गया है क्या है कि माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं। तो माध्य विचलन का मतलब हो जाएगा किसी श्रेणी के किसी माध्य के निकाले गए विचलनों के जोड़ के समांतर माध्य को माध्य विचलन कहा जाता है। ये हो गया हमारा माध्य विचलन का डेफिनेशन। मान के चलिए कोई हमारा पास सीरीज है, कोई श्रेणी है, जब हम लोग उसका क्या करेंगे माध्य निकाल लेंगे, ठीक है। माध्य निकालने के बाद उसके विचलनों का जो जोड़ होगा, उसका जो समांतर माध्य होगा, उसी को माध्य विचलन बोला जाएगा। आगे यहाँ पर जो प्रश्न है क्या है कि माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने के सूत्र को लिखिए। यहाँ पर जो सूत्र होगा वो हमें निकालना है। देख लीजिए यहाँ पर मैं लिख दिया है, क्या लिख दिया है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि माध्यिका से माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन, माध्यिका से आपको यहाँ पर माध्य विचलन का यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा एम बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? सिग्मा। पहले सिग्मा देना है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से मॉड दे देना है और यहाँ पर डीएक्स दे देना है और नीचे हमारे इस प्रकार से एन होगा। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर चाहे तो देख सकते हैं, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही और सटीक सा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, ठीक है। क्या है कि धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध को उपयुक्त प्रकीर्ण रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन होगा इसको आप लोगों को यहाँ पर रेखाचित्र यानी कि डायग्राम बनाना है, डायग्राम, ठीक है। थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, इसको देखिए आप लोग यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप लोग हर एक चीज को समझ जाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जब हम लोग ग्राफ को बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो हमारा एक्स अक्ष होगा ना, जो एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष में हम लोग समय लेंगे, स्थान लेंगे, मतलब समय स्थान वगैरह लिया जाता है। जो हमारा वाई अक्ष होगा ना, वाई अक्ष में हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी के मूल्यों को अंकित किया जाता है। वाई अक्ष में मूल्यों को लेंगे और एक्स अक्ष में समय और स्थान को लेंगे। और जब इन सभी बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो हमें बहुत सारे यहाँ पर वक्र प्राप्त होगा, कर्व मिलेगा, ठीक है, कर्व मिलेगा, बहुत सारा कर्व मिलेगा। और इसी से हमें यहाँ पर जो ग्राफ होगा एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को हर एक चीज यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप लोग को यहाँ पर मैं आपको एक करके हर एक चीज बता दूंगा। देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा बायां साइड के निचला वाला बिंदु है, ये बायां साइड का निचला वाला बिंदु है, और ये सब इस प्रकार से जब डॉट डॉट होकर अगर ये वाला मतलब ये ऊपरी वाला सिरा से अगर मिल जाता है, या अगर ऊपरी वाला यहाँ पर इस सिरा से अगर मिल जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा होगा ना, आर का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा? आर का मान पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। कहां से मिल रहा है? देखिए बायां साइड का है, बायां साइड में है, पहला बात तो बायां साइड में है, और बायां साइड का निचला वाला कोना है। देखिए बायां साइड का निचला कोना है, बायां साइड का निचला कोना, बायां साइड का जो निचला कोना होता है बिंदु बिंदु करके कहां पर मिल जाता है, तो दाएं साइड के ऊपरी कोना से मिल जाता है। यही चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि यदि सभी बिंदु बाईं ओर के निचले कोने से दाहिने ओर ऊपर वाले कोने तक एक सरल व सीधी रेखा के रूप में आ जाते तो धनात्मक सहसंबंध होगा। बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात को ध्यान से और एक बार समझ लीजिए। देख लीजिए इधर हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, बायां साइड का निचला कोना, और ये बिंदु बिंदु हो के कहां पर मिल रहा है कि मतलब यहाँ पर दाएं साइड के ऊपरी कोना में जब ये मिल जाता है तो यहाँ पर आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। इसी प्रकार से देख लीजिए इसका उल्टा वाला, इसका उल्टा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर इसका आप लोग उल्टा को देखेंगे आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगा। देख लीजिए इस चित्र को, ये जो चित्र है क्या, देखिए हमारा इधर वाला बायां साइड है, तो बायां साइड का देखिए अपनी ऊपरी कोना, बायां साइड का जो ऊपरी कोना है, यहां से हर एक बिंदु यहाँ पर आ रहा है और इस प्रकार से यहाँ पर एक सीधा लाइन बना रहा है। कहां पर बना रहा है, तो दायां साइड की निचले कोना में, दायां साइड के निचले कोना में बन रहा है। और अगर इस प्रकार से होता तो यहाँ पर आर का जो मान होगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। देख लीजिए यहाँ पर मैंने हर एक चीज को यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको समझा भी दे रहा हूं और बता भी दे रहा हूं। क्या है, यदि सभी बिंदु बाईं ओर के ऊपरी वाले कोने से, अब ऊपरी वाला कोना का हो रहा है, दाहिने और नीचे वाले कोने तक सरल और सीधी रेखा के रूप में आ जाते तो ऋणात्मक सहसंबंध हो, ठीक है। यहाँ पर ऋणात्मक सहसंबंध यहाँ पर होगा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आगे जो है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है होगा। क्या लिख देना है, यहाँ पर होगा, होगा लिख दीजिएगा, ठीक है, तब आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग केवल गाल लगा दीजिए ना, आप लोगों का काम बन गया, होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है देख लीजिए यहाँ पर और क्या क्या कंडीशन यहाँ पर बनेगा। एक किस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन बन जाता है, क्या है कंडीशन कि यदि दोनों रेखाएं एक ही अनुपात में बढ़ती है, मतलब यहाँ पर अगर दोनों रेखाएं एक ही अनुपात में बढ़ेगा तो यह क्या होगा, उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध होगा और जिसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। इसको अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर यहाँ पर और एक डायग्राम बनेगा, देख लीजिए यहाँ पर क्या कंडीशन है कि यदि दोनों रेखाएं समान गति से विपरीत दिशा में उच्चावाचन करती है तो उच्च स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध होगा। और इसका जो डायग्राम बनेगा मैंने नीचे बना दिया है, देख लीजिए, इसको आप लोग इस प्रकार से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इधर वाला ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा पूरा ये बड़का वाला ये जो है ये हमारा वाई एक्सिस है और कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर अगला जो प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर ये वाला जो लिखा हुआ है क्या है कि यदि रेखाओं में इस प्रकार की किसी प्रवृत्ति का आभास नहीं मिलता तो दोनों श्रेणियों में कोई संबंध नहीं होगा। और यहाँ पर ऊपर में मैंने आप लोगों को जो यहाँ पर बता दिया 4 कंडीशन, इसमें से अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देख लीजिए कि आधार अवधि के किन्हीं 3 वंचित गुणों को लिखिए। तो आधार अवधि का जो 3 क्या क्या गुण है आपको लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला गुण क्या है कि जो आधार वर्ष होगा, ठीक है, वह क्या हो, मतलब यहाँ पर ये जो आधार वर्ष हो गया, फिर ये जो आधार अवधि होगा ये मतलब बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये मीडियम होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं चलेगा और ज़्यादा लंबा भी नहीं चलेगा। अगला पॉइंट क्या है कि आधार वर्ष बहुत निकट या बहुत दूर का नहीं होना चाहिए, बहुत सामने भी नहीं होना चाहिए और बहुत दूर का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आधार वर्ष का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसके लिए डेटा उपलब्ध हो। जब हम लोग आधार वर्ष का चयन करेंगे तो वो इस प्रकार से हो कि यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसका चयन करेंगे ताकि जो भी डेटा वगैरह जो भी होगा, जो आंकड़ा होगा वो हमें एकदम आसानी से मिल जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि यह कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है। मतलब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में कहा जाए जो अशिक्षित है, जो अकुशल है, जिनको मतलब उतना कुछ आने आता है, जो केवल मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाते हैं, जो मजदूरी पर डिपेंड होते हैं, उन लोगों के लिए मतलब ये कार्यक्रम चलाया गया था। 14 नवंबर 2004 के शुरू हुआ था। 150 मतलब पिछड़े जिलों के लिए ये चीज लागू हुआ था। आगे क्या है, जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है इसके लिए राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसका बात। आगे देखिए, इसका उद्देश्य देश के 8 राज्यों, देखिए इसका जो मेन मकसद है ना, देश के 8 राज्य कौन कौन सा, एक गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड के सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार द्वारा, ठीक है, मजदूरी रोजगार, यहाँ पर मजदूरी रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, मजदूरी रोजगार दिया जाएगा। मजदूरी रोजगार द्वारा क्या देख सकते हैं क्या है कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। खाद्य अनाज केंद्र सरकार द्वारा इन 8 राज्यों को उपलब्ध कराए जाते हैं। मजदूरी राज्य सरकार द्वारा क्या है, आंशिक, यहाँ पर आंशिक लिखिएगा। ठीक है, आंशिक रूप से नगद और खाद्य अनाजों के रूप में दी जा सकती है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में हमें यहाँ पर 3 अंतर बताना है। तो एक साइड में आप लोगों को भौतिक पूंजी लिख देना है और एक साइड में आप लोगों को मानव पूंजी इस प्रकार से लिख देना है। देखिए भौतिक पूंजी में हम लोग सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या है कि भौतिक पूंजी को आसानी से बाजार में बेचा जा सकता है। यानी जो भौतिक पूंजी होगा ना, इसको हम लोग आसानी से बाजार में बेच सकते हैं। और जो मानव पूंजी होगा, देखिए मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता है, बल्कि इससे माने इसका जो सेवा होगा, इसके सेवा को बेचा जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए आपके अंदर क्षमता है, आप कोई सा भी सामान बना सकते हैं। अब आपका जो आइडिया है, जो दिमाग के भीतर है, उसको कैसे बेचा जा सकता है? उसको तो नहीं बेचा जा सकता है, लेकिन आप जो सामान बनाएंगे उस सामान को बेचा जा सकता है। तो ये हो गया इसका एक अंतर। तो ये हो गया हमारा पहला अंतर। आगे बढ़ते हैं, आगे का जो अंतर है एक एक करके हम लोग हर एक अंतर को यहाँ पर देख लेते हैं। देख लीजिए हमारे पास जो दूसरा अंतर यहाँ पर क्या है देख लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा अंतर है क्या है कि भौतिक पूंजी को इसके निर्माता से अलग किया जा सकता है। मतलब जो चीज को बनाएंगे भौतिक पूंजी के माध्यम से क्या करें, इसको अलग किया जा सकता है। और इसका 2 नंबर क्या है कि मानव पूंजी को इसके निर्माता या स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। अब आपके
दिमाग में कोई आइडिया होगा तो उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, नहीं अलग कर सकते हैं। तो ये बात हो गया यहाँ पर। आगे चलिए इसका जो तीसरा पॉइंट, इसके हम लोग तीसरे पॉइंट को भी देख लेते हैं। देख लीजिए इसका जो तीसरा पॉइंट है क्या है, ये पॉइंट नंबर 3 है, इधर भी हमारा पॉइंट नंबर 3 है। क्या है कि भौतिक पूंजी देशों के बीच गतिशील होती है, ठीक है, गतिशील होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मानव पूंजी की गतिशीलता राष्ट्रीयता तथा संस्कृति के द्वारा प्रतिबंधित होती है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या है कि तनुआ परियोजना क्या है। तो तनुआ परियोजना के बारे में आपको बताना है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर तनुआ परियोजना क्या है। तो यहाँ पर क्या है, कृषि में तमिलनाडु महिलाएं द्वारा तानवा नामक एक परियोजना तमिलनाडु में शुरू हुई। इस परियोजना के तहत महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक में प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब एक्चुअल में ये जो तानवा, ये जो परियोजना है, इसके माध्यम से जो मतलब तमिलनाडु की जो महिलाएं हैं उनको मतलब नए नए कृषि का जो तकनीक होता है इस चीज से मतलब प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निर्धनता के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। देखिए निर्धनता माने होता है गरीबी, तो गरीबी का जो कारण है, क्या क्या गरीबी का कारण है आप लोगों को बताना है। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि। वर्तमान समय में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जितना काम नहीं है उतना जनसंख्या बढ़ रहा है, इससे निर्धनता भी तेजी से बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, वर्तमान टाइम का अगर बात करें, अगर वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें तो अभी क्या हो रहा है, जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और जनसंख्या बढ़ रही है और अभी के टाइम में क्या है, काम जितना नहीं है उतना ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी जनसंख्या हो गया है, जिसके चलते यहाँ पर निर्धनता भी तेजी से बढ़ रही है। ये हो गया आप लोगों का एक पॉइंट। देखिए यहाँ पर मतलब जितना भी पॉइंट मैंने लिख कर रखा है बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा। आप दूसरे चैनल में देखिए आप लोगों को इस प्रकार का नहीं मिलेगा, यहाँ पर हर एक चीज आप लोगों का याद हो जाएगा एक बार में, आपको टेंशन एकदम भी नहीं लेना है। हमारे पास जो अगला पॉइंट है बेरोजगारी। अब देखिए सर, जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, वही मैंने लिखा है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, जितना रोजगार नहीं है उतना बेरोजगार है, इसलिए निर्धनता बढ़ रही है। ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि उद्योगों की कमी। देखिए हमारे भारत में मतलब एक्चुअल में कहा जाए तो है, उद्योग है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर उद्योगों की कमी है, उद्योगों की कमी है, इसलिए यहाँ पर निर्धनता भी बढ़ रही है। अज्ञानता एवं अशिक्षा। हमारे भारत देश में अभी भी अज्ञानता और अशिक्षा एकदम भरपूर मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला जो पॉइंट है कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। देखिए भारत देश का जो अर्थव्यवस्था है ना, ये कृषि पर निर्भर करता है, और जो कृषि है ये हमारा प्रकृति पर निर्भर करता है। कृषि जो है ये किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर। वर्तमान समय में न समय पर वर्षा हो रही है और न ही समय पर ठंडी गर्मी, जिससे कृषि सही ढंग की नहीं हो रही है और निर्धनता बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, देखिए पहला बात अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि पर डिपेंड है, और ये जो कृषि है ये प्रकृति पर डिपेंड है। और वर्तमान समय में न सही समय पर वर्षा हो रही है, न सही समय पर ठंडा गर्मी, कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर कृषि खेती बाड़ी सही ढंग से नहीं हो रहा है और यहाँ पर निर्धनता बढ़ रही है। अगला पॉइंट है कि आलस्य भी निर्धनता का एक कारण है। आलस्य मतलब कामचोर, जिसको बोलेंगे निकम्मा, ठीक है, जो कुछ काम उम करेगा नहीं, तो आलस्य भी यहाँ पर निर्धनता का एक कारण यहाँ पर बन जाएगा। फिर आगे क्या है, कृषि क्षेत्र में तकनीक का अभाव। यहाँ पर हमारे पास अच्छा टेक्निक नहीं है, जिसके चलते भी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर निर्धनता बढ़ रही है। किसानों का अनाज दलालों के हाथों में जाने से उन्हें अनाज का उचित दाम नहीं मिल पाता है, ये भी कारण हो जाएगा। देखिए किसान जो भी अनाज वगैरह जो भी मतलब करते हैं, अपने खेतों से जो भी चीज़ उत्पादन करते हैं, वे दलालों के हाथ में जब चले जाते हैं उनको सही दाम नहीं मिल पाता, इसलिए किसान भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, गरीबी में ही रह जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जैविक कृषि क्या है, यह धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। तो चलिए देखते हैं जैविक कृषि। देखिए जैविक कृषि माने क्या होता है, जिस प्रकार देखिए अभी के टाइम में हम लोग जो भी खेती करते हैं, हम लोग जैसे कि अगर मैं आपको शॉर्टकट में बोलूँ, सार एक्चुअली में सार नहीं बोला जाता है, जैसे रासायनिक उर्वरक बोला जाता है इसको, तो सार आप लोग समझ जाएंगे, जैसे कि DAP, यूरिया, ये सब जो होता है ये सब चीज़ का यूज किया जाता है। अक्षर में इसको रासायनिक उर्वरक बोलते हैं, लेकिन मैंने आम बोलचाल में जैसे सार बोलते थे, मैंने सार बोल दिया, तो DAP यूरिया हो गया, ये सब हो गया। फिर कीटनाशक दवाइयों का यूज किया जाता था, ये सब जो चीज़ हो गया, ये हमारी जैविक खेती नहीं हुआ, ये जैविक कृषि नहीं हुआ। बल्कि जैविक कृषि में क्या होगा, हम लोग जैसे कि हो सके गोबर का यूज करेंगे, मूत्र का यूज करेंगे, ठीक है, या फिर सब्जी का छिलका वगैरह जो सड़ जाता है ये सब चीज़ का यूज करेंगे, तो ये होगा हमारा जैविक कृषि। यानी जैविक कृषि में क्या होता है, ये जो रासायनिक उर्वरक है या जो कीटनाशक है, तो ये सबको बढ़ावा नहीं दिया जाता है, बल्कि इनको नीचे दबाया जाता है,
मतलब इनसे कोई लेना देना हमें नहीं है। फिर आगे कि धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। देखिए धारणीय विकास माने हो गया कि हमारा जो मान के चलिए जो भी चीज़ है, जिससे मान के चले हमारा जो कंट्री है, कंट्री हमारा डेवलप करेगा, बट पर्यावरण को किसी भी प्रकार कोई क्षति ना पहुंचे, ये बात हो जाएगा। फिर अभी हम लोग जो संसाधन का यूज करेंगे तो संसाधन का हम लोग सोच समझ कर यूज करेंगे ताकि आगे आने वाले पीढ़ी के लिए भी संसाधन बरकरार बना रहे। तो ये सब जो चीज हो जाएगा ये हो जाएगा धारणीय विकास हो जाएगा। नहीं विकास होगा लेकिन सोच समझ कर यहाँ पर विकास होगा, पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है, पहला पॉइंट यहाँ पर पहला जो उत्तर आप लोग क्या देख सकते हैं कि जैविक कृषि प्राकृतिक रूप से खाद्यान्न उगाने की प्रक्रिया को जैविक कृषि कहते हैं। प्राकृतिक रूप से, जो प्रकृति रूप से होगा, खाद्यान्न मैंने खाने का जो भी चीज उगाएंगे ना, इसी को जो प्रक्रिया होगा इसको जैविक कृषि बोलेंगे। जैविक कृषि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। जैविक कृषि में हरी खाद, कंपोस्ट, गोबर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। चलिए फटाफट नोट करिए। अब देखिए यह धारणीय विकास को निम्न प्रकार बढ़ावा देती है। कैसी देती है, देखिए ध्यान से। पहला पॉइंट क्या है, तो देखिए हमारे पास पहला पॉइंट क्या है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि हो जाती है। देखिए जैविक कृषि करने से क्या होता है कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति यानी कि जो उर्वरा शक्ति होता है ना, उसमें वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट है फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। देखिए जब उपजाऊ शक्ति बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फसलों का उत्पादन भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होगा। आगे क्या है कि भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। फिर आगे है कि कचरे का उपयोग खाद्य बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है। देखिए जो यहाँ पर कचरा होता है, जैसे कि जैसे हम लोग का देखे होंगे आप लोग, जो मतलब देहात होता है उसमें गोबर का एक खाद टाइप का बनाया जाता है, उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा कचरा होता है उसमें, ठीक है। उससे क्या होता है बीमारी भी फैलती है। जब हम लोग उस कचरा का यूज करते हैं खेती में तो बीमारी भी उससे दूर भागती है, बीमारी भी कम होती है वहाँ से। फिर आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आगे दिया गया है कि जैविक कृषि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक की अवहेलना करता है। मतलब देखिए जो रासायनिक उर्वरक, जो मैंने अभी आपको सार बोल रहा था, ठीक है, आम बोलचाल में लोग सार बोलते हैं, डीएपी यूरिया जो होता है, फिर जो कीटनाशक होता है, ये सबको मतलब ये बढ़ावा नहीं देता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमें दिया गया है कि पर्यावरण के कार्यों की व्याख्या कीजिए। पर्यावरण का क्या क्या कार्य है हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए पर्यावरण जो है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है हमारा परि और एक है आवरण। एक है परि और एक है आवरण। अब देखिए परि, परि माने क्या होता है, परि माने होता है चारों ओर से। परि माने होता है चारों ओर से, चारों ओर से। और आवरण माने होता है ढका हुआ, ढका हुआ। तो चारों ओर से ढका हुआ या फिर चारों ओर से इसको घेरा हुआ भी बोल सकते हैं। तो चारों ओर से ढका हुआ या फिर चारों ओर से घेरा हुआ जो भी मतलब क्षेत्र होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्यावरण दो शब्दों परि एवं आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि शब्द का अर्थ है चारों ओर से तथा आवरण शब्द का अर्थ है घेरे या ढके हुए से होता है। इस प्रकार हमारे चारों ओर के आवरण को ही क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आप देखते हैं हम लोग यहाँ पर पर्यावरण का क्या क्या कार्य है, एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग भी यहाँ पर पर्यावरण के कार्य। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पर्यावरण जो है जैव जगत को निवास क्षेत्र प्रदान करता है। जो हमारा पर्यावरण होता है जिसमें भी जीवन होता है, जिसमें भी जीवन होता है उसको क्या करता है, वो निवास मतलब रहने के लिए जगह देता है। पर्यावरण जैव जगत को संसाधनों का अपार भंडार प्रदान करता है। देखिए जो पर्यावरण है, जो भी जैव जगत है जिसमें जीवन होता है, ठीक है, उन लोगों को क्या करता है, संसाधन देता है। खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, हर एक चीज़ का यहाँ पर संसाधन देता है। पर्यावरण परिवर्तनों के प्रति जीवन अनुकूलता उत्पन्न करते हैं। देखिए पर्यावरण में परिवर्तन होता है जिससे हमें जीवन जीने में क्या होता है, अनुकूल यहाँ पर उत्पन्न करता है। अजैविक या जैविक घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग तथा पर्यावरण के अजैव व जैव तत्व अपनी विशेषता के अनुसार पर्यावरण का निर्माण करते हैं। देखिए पर्यावरण के लिए जो अजैविक घटक है या फिर जो जैविक घटक है, हर ये दोनों चीज़ यहाँ पर क्या है, पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अगर कहा जाए जैसे पेड़ पौधा में जीवन है, ये भी हमारे लिए आवश्यक है। मान के चलिए अगर पहाड़ का बात किया जाए, पत्थर का बात किया जाए, नदी का बात किया जाए, जिसमें जीवन नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सब आप लोग इसको लिख दीजिएगा। ये हो गया आप लोगों का पर्यावरण के कार्य। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग टेंशन मत लीजिए, केवल आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आप लोग देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच कोई संबंध है, समझाइए। देखिए इसमें क्या होता है, एक वित्तीय संबंध पाया जाता है। किस प्रकार का संबंध पाया, आप लोग संबंध को देख लीजिए। फिर जो मैंने ऊपर में डेफिनेशन लिखा है मैं आप लोगों को डेफिनेशन भी समझा दूंगा, अच्छे तरीके से बता दूंगा। आप लोग देख सकते हैं, मान के चलिए कोई व्यक्ति बेरोजगार है। क्या है, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार है। अगर वो व्यक्ति बेरोजगार रहेगा, ठीक है,
बेरोजगार माने क्या है कि उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है। तो बेरोजगार से क्या हो रहा है कि आय का कोई साधन नहीं, कि अगर वो बेरोजगार है, बेरोजगार माने क्या, उसके पास कोई काम नहीं है, कमाने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए तो बेरोजगार है। तो बेरोजगार माने हो गया कि आय का कोई साधन नहीं। अगर आपके पास आय का कोई साधन नहीं होगा तो आपका जो भी आवश्यकता होगा आप अपने आवश्यकता को पूरा कर नहीं सकते हैं। मान के चलिए अगर आपका आवश्यकता मोबाइल लेने का है, अगर आपका आमदनी नहीं है, आपका इनकम ही नहीं है, तो आप मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं। तो आपका अगर इनकम नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर कोई भी सामान को खरीद नहीं सकते हैं। अगर कोई सामान को नहीं खरीद पाएंगे, इसका माने क्या होगा कि हम वहाँ पर निर्धनता में ही हमें रहना पड़ेगा, गरीबी में ही रहना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ पूरा लाइन कटता है, हमें चलो एक पंखा लेना है, हम तो बेरोजगार हैं, कमाने का साधन नहीं है, हम अपने आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे, यानी कि कमाने का यहाँ पर जैसे साधन नहीं है तो हम अपना आवश्यकता को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, यानी हमें जो पंखा लेना, पंखा हम लोग नहीं ले पाएंगे। इसका माने क्या है कि हम लोग जैसा जी रहे हैं वैसा ही हमें जीना पड़ेगा, यानी कि निर्धनता में ही रहना पड़ेगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हमें क्या होगा, शिक्षा भी अच्छा नहीं मिल पाएगा, अच्छा कौशल नहीं मिल पाएगा, तो शिक्षा और कौशल में कमी। अब शिक्षा और कौशल में अगर कमी होगा तो फिर से आदमी तो बेरोजगार ही बन जाएगा ना। जिसके पास अच्छा शिक्षा होगा, जिसके पास अच्छा कौशल होगा, उन्हीं को रोजगार मिलेगा, बाद में सब क्या होगा, बेरोजगार होगा। तो ये घूम फिर कर वहीं पर आ रहा है। देखिए बेरोजगार माने जिसके पास कोई कमाने का साधन नहीं है, कमाने का साधन नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं है, उसका निर्धनता में ही उन्हें जीना पड़ेगा। अगर निर्धनता में जी रहा, उनके पास अगर पैसा कौड़ी नहीं है तो ना तो उसको अच्छा शिक्षा मिलेगा, ना ही अच्छा कौशल मिलेगा। और अभी के टाइम अगर अच्छा शिक्षा ना हो, अच्छा कौशल ना हो तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, यानी फिर से आप लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। वही चीज को यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। निर्धनता और बेरोजगारी के बीच वित्तीय संबंध है। यदि एक व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होगा, वो अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं खरीदने में भी सक्षम नहीं होगा, इसलिए वो निर्धन ही बना रहेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निर्धनता और बेरोजगारी के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। बेरोजगार व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है। देखिए जो मैंने वहाँ पर बताया चित्र के माध्यम से वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप लोग उसको नोट करिए, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। फिर आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निर्धन व्यक्ति को अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। निर्धनता और बेरोजगारी के संबंध को एक चक्रीय वित्तीय चक्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है, जो कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसको नोट करिए। फिर आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या है, व्याख्या कीजिए। भारत में जो है ना मानव पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, इसका क्या क्या समस्या है, ये हमें बताना है। पहला पॉइंट क्या है कि निम्न प्राथमिकता क्षेत्र यानी कि आर्थिक विकास के लिए कृषि उद्योग आधारित संरचना आदि को सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊपर, ठीक है, सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण मानवीय पूंजी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। परिणाम स्वरूप मानव पूंजी निर्माण उचित प्रकार से नहीं हो पाता। मतलब यहाँ पर देखिए जो छोटे छोटे जैसे कि ये सब जो जैसे विकास है, जैसे कि कृषि पर, उद्योग पर, आधारित संरचना पर, ये सब के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मानव पूंजी के ऊपर ध्यान नहीं जाता, इसलिए इसका उचित निर्माण नहीं हो पाता है। अब देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट है क्या है कि क्षेत्र विषमताओं का होना, यानी कि मानव पूंजी निर्माण में विस्तृत पैमाने पर क्षेत्र विषमताएं विशेष बाधा पहुंचाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस तरह की विषमताएं अधिक मात्रा में देखी जाती है, जैसे कि शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य विशेष रूप में पाई जाती है, जबकि ग्रामीण अधिकांशतः इन्हीं बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते रहते हैं। जाहिर सी बात है ग्रामीण इलाका में हमें सही ढंग का एजुकेशन यानी कि शिक्षा भी नहीं मिल पाता है, जो आगे चलकर यहाँ पर जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलिए अगला जो प्रश्न आप लोग अगला जो यहाँ पर पॉइंट देख पा रहे हैं क्या, देख लीजिए कि निम्न उत्पादकता का होना। चूंकि मानवीय पूंजी निर्माण के बिना उत्पादकता में वृद्धि करना असंभव है, जो कि देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इसमें विनियोजित तरीके से प्रशिक्षण देकर हम उत्पादकता में अभूतपूर्व सुधार कर सकते हैं, तो इसको भी नोट करिए। फिर है जनसंख्या वृद्धि, कि देश में व्याप्त जनसंख्या के लिए जितनी मानव पूंजी उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। फिर क्या है जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या इसके अनुपात में कहीं ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है अभी के टाइम में जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, फलस्वरूप यह समस्या एक सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने उभर रही है। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि धारणीय विकास क्या है। चलिए समझते हैं धारणीय विकास को। तो धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान समय में इस प्रकार प्रयोग करना
जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन स्थापित हो सके। मान देखिए क्या होगा, धारणीय विकास माने वही होगा जैसे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम लोग सोचेंगे और अभी के टाइम में हम लोग संसाधन का यूज करेंगे, यानी कि अभी के टाइम में हम लोग संसाधन का इस प्रकार से यूज करेंगे ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, इनकी जो भावी पीढ़ी है, उनको भी किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आगे की इसकी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। चलिए इसकी अवधारणा मतलब किस प्रकार से ये जो इसका धारणीय विकास का कंसेप्ट आया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्या है कि धारणीय विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रैंडलैंड ने 1987 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। इस शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। 1987 ईस्वी में WCED ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा दी। इस रिपोर्ट के अनुसार धारणीय अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी, ठीक है, देखिए आगे जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसमें हम लोग किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे और वर्तमान पीढ़ी में भी क्या करेंगे कि आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। मतलब वर्तमान पीढ़ी में जो भी चीज़ होगा इसका तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम लोग को संसाधन को बचा कर रखना पड़ेगा। अतः पर्यावरण सुरक्षा के बिना विकास को सतत नहीं बनाया जा सकता। ये हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। देखिए कि निर्धनता निवारण सरकार की समृद्धि आधारित रणनीति की व्याख्या कीजिए। यानी जो निर्धनता निवारण, निर्धनता यानी कि गरीबी को हटाने के लिए सरकार ने क्या क्या यहाँ पर रणनीति बनाया है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हर एक चीज़ को पॉइंट बना बना कर लिख दिया। हमारे पास जो सबसे पहला जो पॉइंट है, हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। क्या है कि काम के बदले यहाँ पर अनाज दिया जाएगा, यानी कि यह कार्यक्रम 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है। पहला बात तो देखिए उसको तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास उतना टेक्निक नहीं है, वो अकुशल है, शिक्षित नहीं है। इस तरह के जो भी मजदूर है, मतलब ये जो योजना है पहला तो 150 जिलों में 2004 में लागू किया गया था और इसमें क्या जो मतलब इस तरह के जो मजदूर है उनको क्या होगा यहाँ पर, जैसे काम करेगा और काम के बदले उनको क्या मिलेगा, तो अनाज मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 नंबर की प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में क्या हो रहा है, गांव के इलाकों में और शहर के इलाकों, दोनों इलाकों में क्या करेंगे, यहाँ पर जो शिक्षित है लेकिन बेरोजगार जो युवा है उनके लिए यहाँ पर रोजगार सृजन करने का यहाँ पर काम होता है। पॉइंट नंबर 3 कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर, ठीक है, जो यहाँ पर आपका जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गया, जो छोटे छोटे शहर हो गया, वहाँ पर स्वराज के अवसर क्या है, सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। 4th नंबर में आप लोग देख सकते हैं, और 4th नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 4th नंबर में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस कार्यक्रम को 2000 में आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मतलब ये एक्चुअल में क्या है, इस कार्यक्रम को 2000 में पहला बार आरंभ किया गया और इस योजना के अंतर्गत क्या है, गांव में मूलभूत सुविधा, देखिए गांव में जो मतलब जैसे बेसिक जो सुविधा होता है वो सब चाहिए, मतलब गाँव वाला को चाहिए होगा, और गाँव में इस तरह का जो मतलब सुविधा है इसको करने के लिए केंद्रीय सहायता भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए जो पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो पॉइंट नंबर 5 है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, यानी कि मनरेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मनरेगा, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। पहले था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया, महात्मा गांधी भी इसमें ऐड हो गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। इसमें ये चीज होता है। 5th नंबर नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं, भारत में कृषि विपणन प्रक्रिया की बाधाओं को लिखिए। तो कृषि विपणन माने हो जाएगा, कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, ठीक है, फिर आगे क्या है, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है। इसमें देश भर में जितना भी यहाँ पर क्या होगा, जितना भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देश भर में जितना भी यहाँ पर क्या होगा, कोई भी जैसे कृषि के अंडर में जो भी उत्पादित जो चीज़ होगा उसको संग्रह किया जाएगा, भंडारण किया जाएगा, प्रसंस्करण किया जाएगा,
ठीक है, उसका परिवहन किया जाएगा, पैकिंग किया जाएगा, बरीकरण किया जाएगा, वितरण किया जाएगा, ये सब चीज़ यहाँ पर कृषि विपणन में आता है। अब इसमें क्या क्या बाधाएं हैं आप लोग देख सकते हैं। पहला है यहाँ पर कि तोल में हेरा फेरी, देखिए तोल जब उसको तोला जाता है उसमें हेरा फेरी किया जाता है। खातों में गड़बड़ी, जो खाता है पासबुक है बैंक वाला उसमें गड़बड़ी होता है। बाजार में प्रचलित भावों का पता ना होना, बाजार में अभी किस प्रकार का भाव है, रेट है, ये पूछता नहीं है, सीधे दे दो, नुकसान यहाँ पर अपना ले लो, ठीक है। तो बाजार में अभी ये जो भाव है इसको भी पूछना चाहिए। अच्छी भंडारण सुविधाओं का अभाव, ठीक है, यहाँ पर अच्छा भंडारण भी नहीं है। किसानों में जागरूकता का अभाव, किसानों में जागरूकता नहीं है। किसानों की आय का निम्न स्तर, उन लोगों का किसान का जो आय है वो बहुत ही निम्न स्तर पर है, एकदम नीचे है, ठीक है। साख विस्तार का अभाव, साख यानी कि लोन नहीं मिल पाता तो लोन विस्तार का अभाव, ये भी चीज़ हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, जो कि हमारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत में भू अक्षय के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। देखिए भू अक्षय को हम लोग भूमि अक्षरण भी बोलेंगे और इसको हम लोग भूमि निम्नीकरण भी बोलेंगे, तो तीनों का माने एक ही हो गया। देखिए इसका माने क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि भूमि संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है, यह हमारे लिए सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसी भूमि पर हम लोग खेती करते हैं तथा इसी भूमि को हम गोबर खाद इत्यादि देकर उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन कभी कभार प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित कारणों से मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है, यानी जो इसका उर्वरा शक्ति है, यानी कि मृदा की आप लोग देख सकते हैं मृदा की यह उपजाऊ शक्ति है, यह लगातार क्या होता है, घटते जाते हैं, जिसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। उस भूमि में फसल भी नहीं के बराबर होता है, और जिस भूमि में भूमि निम्नीकरण हो गया है वहाँ पर फसल भी सही ढंग का नहीं होता है। अब बात यह है कि कारण, ठीक है, क्या कारण है। देखिए भूमि निम्नीकरण बोलिए या फिर भूमि अक्षरण बोलिए, दोनों का माने क्यों है। तो भूमि अक्षरण के कारण के भूमि अक्षरण के यहाँ पर लिखिए भूमि अक्षरण के निम्नलिखित कारण है, ठीक है, भूमि अक्षरण के निम्नलिखित कारण है या फिर भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित कारण है। आप दोनों में से कोई भी लिखिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या कारण हमें दिया गया है, और दोनों में से एक लिखना, अगर अक्षरण बोलेगा तो अक्षरण लिखिए, निम्नीकरण बोलेगा तो निम्नीकरण लिख दीजिएगा। हमारे पास जो सबसे पहला है आप लोग देख सकते हैं क्या है कि भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण खनन है। अभी जो जैसे कि जो खान होता है उसको खनन करते मतलब जा रहा है, तो इससे भी क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है, क्योंकि खनन के उपरांत खदानों को बहुत गहराई तक खोदा जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा एरिया खनन के चलते बेकार हो जाता है। जैसे अभी धनबाद का बात कर लीजिए, धनबाद में क्या हो रहा है, हर तरफ से अभी कोयला मैंने खोदा जा रहा है, जिससे ये प्रॉब्लम हो रहा है। आजकल के लालची आदमी पैसा कमाने के चलते पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे भूमि निम्नीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। वनों का कटाई हो रहा है, पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, जिसके चलते क्या है, भूमि निम्नीकरण भी हो रहा है। आगे देखिए क्या कि अधिक से अधिक पशु चराने से भी एक अच्छा खासा भूमि बेकार हो जाता है। अधिक से अधिक पशु चराने से नहीं, पशुचारण से भी क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। आजकल जगह जगह पर फैक्ट्री और कारखाना लगाया जा रहा है, जिससे निकलने वाले प्रदूषित पदार्थों को भूमि पर तथा जल पर छोड़ दिया जाता है, जिससे भूमि निम्नीकरण तथा जल प्रदूषण हो रहा है। इसको भी आप लोग नोट करिए। फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर आगे और क्या दिया गया, आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे, फिर यहाँ पर दिया गया देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि किसी भूमि पर अधिक से अधिक सिंचाई करने पर उसकी उपजाऊ शक्ति कम होने लगती है और यह निम्नीकृत हो जाती है। अधिक से अधिक सिंचाई भी हमें नहीं करना चाहिए। जब हम लोग किसी भूमि पर कोई भी फसल रोपते हैं तो उसके अगल बगल बहुत सारे घास निकल आते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं। अगर ये घास को हम लोग रहने देते हैं तो भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होने लगती है। आप देखेंगे जब भी कोई हम लोग सब्जी उब्जी लगाते हैं अपना बाड़ी में या फिर खेत में, तो क्या होता है, जो साइड में जो घास निकलते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं, अगर उसको रहने देंगे तो यहाँ पर जो जमीन का जो उपजाऊ शक्ति होगा सही नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और यहाँ पर फसल हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।